मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ब्रिटिश संविधान के विकास पर पिछले व्याख्यान में जहां पर चर्चा समाप्त हो गई थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये देखा कि 850 ईस्वी में सम्राट अल्फ्रेड महान ने राजतंत्र की स्थापना की। तब से लेकर के आज तक इंग्लैंड में राजतंत्र चल रहा है। इसमें केवल 9 वर्ष का एक अंतराल आता है, एक ब्रेक आता है 1658 से 1649 से 1658 तक। और इस अंतराल में जो व्यक्ति इंग्लैंड का शासक बना था, जिसे आप राष्ट्रपति कह सकते हैं या निर्वाचित राजा कह सकते हैं, उसका नाम था क्रॉमवेल। चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध मुकदमा चला और 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद इंग्लैंड में राष्ट्रतंत्र को समाप्त कर दिया गया और क्रॉमवेल के नेतृत्व में वहां पर गणतंत्र की स्थापना। क्रॉमवेल मुश्किल से 9 वर्ष तक रह पाया। 1658 में उसकी मृत्यु हो गई। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद फिर अंग्रेजों के सामने समस्या आई कि वे किसे अपना राष्ट्रपति या शासक बनाएं। आखिरकार अंग्रेजों ने राजतंत्र के सामने शरणागत हो गया और इस प्रकार से चार्ल्स द्वितीय को उन्होंने अपना सम्राट बना करके राजतंत्र की पुनर्स्थापना उन्होंने कर दी। चार्ल्स सेकंड ने बहुत बढ़िया काम किया और कैबिनेट के संस्थापक रूप में उसको जाना जाता है। इसके कबाल, कैबिनेट का पहला रूप था कबाल चार्ल्स द्वितीय के 5 मंत्रियों जिनसे वो परामर्श लेता था, उन 5 मंत्रियों के नाम के पहले अक्षर को लेकर के एक कबाल बनाया गया था। इस CABAL, क्लिफोर्ड, एस्ले, बकिंघम, आर्लिंगटन, लैंडरडेन। चार्ल्स सेकंड के बाद उसका भाई आया जेम्स सेकंड, जेम्स द्वितीय। वह निरंकुशतापूर्वक शासन करने के लिए आदेश जारी किया और जैसे ही आदेश जारी किया सम्राट और संसद के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अंतिम रूप में संसद के नेता विलियम तृतीय के पास गए और विलियम तृतीय को उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब विलियम तृतीय ने पूरी सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो जेम्स सेकंड ने देखा कि उसके पक्ष में पूरे इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो वह गद्दी छोड़ करके भाग गया। और इस प्रकार से 1688 में इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति, जिसमें खून का एक बूंद भी बहाए बिना बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी थी। सम्राट गद्दी छोड़ करके भाग गया और उसके बाद विलियम तृतीय और मेरी दोनों एक एक करके दोनों सम्राट बने, सम्राट और सम्राज्ञी बने। क्योंकि ये निसंतान थे, इसलिए तय हुआ कि महारानी एन की मृत्यु के बाद, मेरी का नाम आगे चल करके एन हुआ, तो महारानी एन की मृत्यु के बाद इंग्लैंड का राज सिंहासन जर्मनी के हेनोवर वंश को दिया जाए। तो मेरी की मृत्यु के बाद हेनोवर वंश का प्रारंभ होता है और हेनोवर वंश जो 1714 में शुरू हुआ था, उसी वंश का शासन अभी भी इंग्लैंड में चल रहा है। तो हेनोवर वंश के बारे में थोड़ा चर्चा करें। हेनोवर वंश का पहला शासक था जॉर्ज प्रथम। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी हमारे आपके समय। तो उसने सोचा कि मैं कैबिनेट की बैठक बुलाऊंगा, उसमें क्या बात करूंगा। वैसे भी उसको ब्रिटिश राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने मंत्रिमंडल के एक प्रमुख विश्वस्त व्यक्ति सर रॉबर्ट वालपॉल को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने, बैठकों की अध्यक्षता करने, विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने के लिए उसे अधिकृत कर दिया। वालपॉल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता था, बैठक की अध्यक्षता करता था और मंत्रिमंडल में जिन विषयों पर चर्चा होती थी, जो निर्णय लिए जाते थे, उन निर्णयों के बारे में आकर के सम्राट को बताता था। ओके,
जार्ज प्रथम गया, उसके बाद उसका बेटा आया जार्ज द्वितीय। जार्ज द्वितीय को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा वालपाल से लगे रहो। वालपाल वही काम करने लगा जो जार्ज प्रथम के समय हुआ करता था। इसी बीच एक दो बातें हुई। मान लीजिए मंत्रिमंडल के किसी निर्णय को सम्राट पसंद नहीं करता था, तो वह वालपाल से कहता था कि मंत्रिमंडल इस पर पुनर्विचार करे। इसके अलावा सम्राट को जो भी जानकारी शासन प्रशासन के बारे में मांगनी होती थी, चाहिए होती थी, वे वालपाल के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर लेते थे। देखिए परंपरा बनी कि सम्राट अब मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। सम्राट को शासन प्रशासन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी वह प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल का कोई निर्णय सम्राट को पसंद नहीं आया तो सम्राट मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। परंपरा बनी और ये जो परंपराएं हैं आज संसदीय शासन के मूल आधार माने जाते हैं, जबकि यहाँ पर परंपरा के अनुसार इनका विकास हुआ। इसी बीच वालपाल ने सोचा कि मैं अर्थात मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है उस निर्णय पर यदि संसद में चर्चा हो, संसद के 2 सदन हो चुके थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, यदि संसद में इस पर चर्चा हो और सदन इसको पारित करे तो पूरे देश की जनता का समर्थन हमारी निचोक पर मिल जाएगा। तो वह क्या करने लगा कि मंत्रिमंडल के निर्णयों को प्रस्ताव के रूप में वह संसद में पेश करने लगा। संसद में उस पर चर्चा होती थी, वाद विवाद होते थे, उस पर फिर मतदान होता था, मतदान में पारित हो जाता था। परंपरा बनी कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा उस पर संसद में चर्चा होगी और संसद उसको स्वीकृति देगी और यदि नहीं देगी तो आगे। इस बीच वालपाल ने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद मतदान में वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, संसद ने उसको अस्वीकृत कर दिया। सम्राट का सर्वाधिक विश्वास पात्र होने के बावजूद भी वालपाल ने चुपचाप अपना त्याग पत्र लिख करके सम्राट के सामने पेश कर दिया। परंपरा बनी कि यदि संसद मंत्रिमंडल के किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करती है तो उसे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा। और हुआ ये कि वालपाल ने जब त्याग पत्र दिया तो उसके जितने भी मंत्रिमंडलीय सहयोगी थे उन सब ने त्याग पत्र दे दिया। परंपरा बनी कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाएगा, मंत्रिमंडल भंग माना जाएगा। ये देखिए किस प्रकार से परंपराएं बनी और ये सब चीजें आज दुनिया में जहां कहीं संसदीय व्यवस्था है उसके मूल सिद्धांत माने जाते हैं। वालपाल ने 2 परंपराएं बहुत अच्छी तरह से बनाई। एक कि उसने सोचा कि मंत्रिमंडल के प्रत्येक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यदि बहुमत का समर्थन नहीं मिला तो अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, त्याग पत्र दे देगा। कितनी पवित्र भावना थी उन लोगों ने देखी। और दूसरी ये बात उसने की कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन को उसने अपना निवास और कार्यालय बनाया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पता है, एड्रेस है। वहीं पर उसका घर भी है और वहीं पर उसका कार्यालय भी है। और आज तक वह 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन प्रधानमंत्री के निवास का स्थायी पता है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति भवन निश्चित है, इसी प्रकार से इंग्लैंड में सम्राट का निवास बकिंघम पैलेस में है और प्रधानमंत्री का निवास
10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 नंबर का डाउनिंग स्ट्रीट का मकान उसका है। अब आगे देखें, वालपाल ने त्याग पत्र दिया, दूसरा व्यक्ति आया और इस बीच जार्ज द्वितीय की मृत्यु हुई और उसका बेटा आया जार्ज तृतीय। जार्ज तृतीय बढ़िया इंग्लिश बोलने वाला था, कर्नाटक अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजों के समान, और उसने सोचा कि मैं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता पुनः करूं। तो ब्रिटिश जनता ने इसका विरोध किया और कहा, सम्राट, हमारे देश में परंपरा बन चुकी है कि अब आप मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं कर सकते। जार्ज तृतीय असफल होकर के दुखी हुआ, लेकिन जो परंपराएं बन गई थी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री के पद का विकास कैसे हुआ देखिए। वालपाल को इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है, सर रॉबर्ट वालपाल, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा, वह अपने आप को प्रथम मंत्री, फर्स्ट मिनिस्टर कहा करता था, मतलब मंत्रियों के बीच पहला व्यक्ति। जैसे स्कूलों में कक्षा में मॉनिटर होता है, लाइक दिस, तो वह अपने आप को प्रथम मंत्री कहा करता था। इस बीच 1888 में बर्लिन की संधि हुई। बर्लिन की संधि, उस बर्लिन की संधि में भाग लेने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, टर्की, जर्मनी, इन विभिन्न देशों के सम्राट आए। नामी उस जमाने में दुनिया में उनका नाम था, ऐसे ऐसे सम्राट आए वहां आए। और इंग्लैंड से प्रधानमंत्री लॉर्ड बीकन्सफील्ड गया था, क्योंकि सम्राट तो नाम मात्र का हो चुका था, तो लॉर्ड बीकन्सफील्ड गया था। तो हंस मध्य बकोया था, हंसों के समूह में बगुला का समा था लगभग। तो लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए उस संधि में जब हस्ताक्षर किया तो उसने अपना पदनाम लिखा। अन्य देशों के सम्राटों ने तो सम्राट जर्मनी, सम्राट रूस, सम्राट टर्की, इस प्रकार से लिख दिया। लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने लिखा कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हर मैजेस्टीज ट्रेजरी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऐसा लिखकर उसने सिग्नेचर किया। और यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद नाम है। महारानी के या सम्राट की राजकोष का पहला लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हर मैजेस्टीज ट्रेजरी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। और इस प्रकार से इस पदधारी व्यक्ति को लॉर्ड बीकन्सफील्ड के समय से प्रधानमंत्री कहकर पुकारा जाने लगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति का पदनाम क्या है? राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य या भारत का गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री भारत शासन, राष्ट्रपति भारत शासन नहीं है, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के होता है। तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पदनाम हुआ। अच्छा, इसके बाद 1927 में थोड़ी सी समस्या आई। समस्या क्या थी? 1927 में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार हो गए। एक था लॉर्ड कर्जन, इसका नाम आपने सुना होगा। बंग भंग भारत में जो कुछ हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, वही लॉर्ड कर्जन राज्यसभा का सदस्य था, दुर्धर्ष राजनीतिक। तो लॉर्ड कर्जन, और दूसरा था बाल्डविन, जो कॉमन सभा के बहुमत दल का नेता था। कर्जन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का था, लॉर्ड कर्जन, बाल्डविन कॉमन सभा का था। दोनों प्रधानमंत्री के पद के लिए अपना दावा करने लगे। हुआ यह था कि 1901 में लॉर्ड सैलिसबरी ने त्याग पत्र दिया। लॉर्ड सैलिसबरी, लॉर्ड या सर जितने भी होते हैं इंग्लैंड में, ये सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं। तो लॉर्ड सैलिसबरी ने जब 1901 में अपना त्याग पत्र दिया, उसके बाद इंग्लैंड में जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सब कॉमन सभा के नेता थे। कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। 1927 में 2 दावेदार हो गए।
अब किसकी बात सुने सम्राट ने लॉर्ड कर्जन की तुलना में बाल्डविन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, जबकि बाल्डविन नौसिखिया नेता था। लॉर्ड कर्जन के सामने बाल्डविन कुछ भी नहीं था, लेकिन सम्राट ने बाल्डविन को प्रधानमंत्री बनाकर 2 तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया उसने, सम्राट ने, कि जिस सदन में कोई विरोधी दल नहीं है, उस सदन के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विरोधी दल नहीं होता, सब तो समाज के पूंजीपति लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं, सब लॉर्ड हैं, लॉर्ड साहब हैं, तो वहां पर कोई विरोधी दल नहीं होता। तो जिस सदन में विरोधी दल का अभाव हो वहां के नेता को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। और उन्होंने दूसरा तर्क दिया, चूंकि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रथम सदन के मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नहीं है, हाउस ऑफ कॉमन्स को होता है। और इस प्रकार से यह परंपरा बन गई कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा। इस बीच 1963 में एक घटना और घट गई। 1963 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सामने एक समस्या आ गई। उन्होंने लॉर्ड सभा के एक सदस्य को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। सबने कहा तो गड़बड़ हो गया, परंपरा टूट गई। तो उस प्रधानमंत्री ने, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, थोड़ी देर बाद बता दूंगा, तो उस प्रधानमंत्री ने एक कानून बनवाया और कानून बना करके यह व्यवस्था की कि अब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यता को भी व्यक्ति छोड़ सकता है। मतलब पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यता को छोड़ा नहीं जा सकता था, एक। और नंबर 2, महिलाएं उस सदन की सदस्य नहीं हो सकती थी। 1963 में इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लॉर्ड सभा के सदस्यता को भी छोड़ सकता है और महिलाएं भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मनोनीत या नियुक्त हो सकती है। और इस प्रकार से ऐसा कानून बना करके उस प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यता से त्याग पत्र दिया और हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने। और इस प्रकार से उन्होंने बता दिया कि हमारे देश में जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के प्रति न केवल शासक वर्ग सजग रहता है, अपितु पूरी जनता भी इस बारे में सजग रहती है कि जिन लोगों को हमने शासन भार सौंपा है वे हमारी परंपराओं के प्रति कितने सतर्क हैं और उनको कितना बनाए रखते हैं। ये है ब्रिटिश संविधान के विकास की कहानी। इसमें एक दो बातें और हैं। एक तो यह है कि लॉर्ड सभा और कॉमन सभा 2 सदनों का विकास हो चुका था। उस जमाने में लॉर्ड सभा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती थी, कॉमन सभा उसके सामने कुछ भी नहीं थी। लॉर्ड सभा का वर्चस्व था क्योंकि समाज के उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के सदस्य होते थे। लेकिन एक विडंबना यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते। सम्राट जिसको भी लॉर्ड या सर की उपाधि देता है, मतलब जिसको पीयर की उपाधि देता है, जिसको पीयर की उपाधि देता है वह अपने नाम के आगे लॉर्ड लिखता है, और जिसको नाइट की उपाधि देता है उसको अपने नाम के आगे सर लिखता है। तो जितने भी लॉर्ड और सर होते हैं ये सब के सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा भी इसका सदस्य बन जाता है। तो वंश परंपरागत के आधार पर इस सदन के सदस्य बनते रहते हैं। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है किसी को नहीं मालूम। देखिए, दुनिया में ऐसे भी सदन हैं जिनके सदस्यों की वास्तविक संख्या के बारे में खुद सरकार को पता नहीं है, लेकिन है ये। उसके बाद 2 कानून बने 1911 और 1949, और इस कानून के द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को
हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल दुनिया का न केवल द्वितीय स्तर का सदन है, अपितु दुनिया का सबसे कमजोर सदन भी माना जाता है। और इसी अनुपात में हाउस ऑफ कॉमन्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही हैं और बढ़ते जा रही हैं। अब एक और चीज, विरोधी दल। पहले यह माना जाता था कि सम्राट की आलोचना करना देशद्रोह है, लेकिन आगे चल करके यह माना गया कि सम्राट के प्रति वफादार होते हुए भी सरकार की आलोचना की जा सकती है। और तब फिर सदन में विरोधी दल को मान्यता दी गई और विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। और इस प्रकार से विरोधी दल के अस्तित्व को सबने स्वीकार किया। और आज भी देख लीजिए, पूरी दुनिया के पूरी दुनिया में जहां पे भी संसदीय व्यवस्था है, वहां पर विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। अब राजनीतिक सजातीयता का मतलब है कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्यों का होना, वो राजनीतिक सजातीयता है। पहले वालपाल के समय में अलग अलग दलों के लोग मंत्रिमंडल में होते थे, और जब संसद में इस पर चर्चा होती थी किसी विषय पर, तो यह भी हो जाता था कि कोई मंत्री शासन की किसी नीतियों का, किसी प्रस्ताव का विरोध करे। तो फिर यदि खुद मंत्री ही शासन की किसी योजना का विरोध करेगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी। तो यह महसूस किया गया कि यदि मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य होंगे तो प्रधानमंत्री को निर्णय लेने में सुविधा होगी। और इस प्रकार से यह तय हुआ और मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्यों को लेकर के शासन का संचालन किए जाने की प्रथा शुरू। ये ब्रिटिश संविधान का विकास है, और ब्रिटिश संविधान का विकास न केवल दुनिया में महत्वपूर्ण है, अपितु ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। यहां पर एक बात कि ब्रिटिश संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता की संतान कहा जाता है। संयोग और बुद्धिमत्ता की संतान। संयोग कुछ घटनाएं घट जाती है, संयोग बस ऐसा हो जाता है। और बुद्धिमत्ता, देख लीजिए किस प्रकार से ब्रिटिश संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता के संतान कहा जाता है। संयोग को पहले देख ले, ऐसा कौन कौन सा इतिहास में संयोग हुआ कि एक नई व्यवस्था चल पड़ी, एक परंपरा बनी। देखें, सबसे पहले है संयोग में द्विसत्तात्मक व्यवस्था। यह तो संयोग था कि सम्राट एडवर्ड प्रथम को नए करों के प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना था। तो उसने समाज के 3 प्रकार के लोगों को बुलाया, अलग अलग बुलाया। धार्मिक नेताओं को, कुलीनों को, आम जनता के प्रतिनिधियों को। 3 वर्ग के प्रतिनिधि आए। आगे चल करके फिर धार्मिक नेता और कुलीन वर्ग के लोग एक जगह बैठने लगे, अपने आप को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहने लगे। आम जनता के प्रतिनिधि हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम हो। तो इस प्रकार से द्विसदनों की प्रथा विकसित हुई। द्विसदनों की प्रथा यह पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित है। दूसरी चीज प्रधानमंत्री का पद है। यह तो संयोग था कि जॉर्ज प्रथम और द्वितीय को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी और उन्होंने वालपाल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया, या वालपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री के पद का विकास। तीसरी चीज अविश्वास प्रस्ताव। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, वालपाल के प्रस्ताव को जब संसद ने अस्वीकार कर दिया तब वह दुखी होकर के त्याग पत्र दे दिया, जबकि वह सम्राट का सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्ति था, लेकिन उसने त्याग पत्र दिया। दुखी होकर कि जब संसद का विश्वास मुझे प्राप्त नहीं है, संसद का बहुमत मुझ पर विश्वास नहीं करता, तो मैं शासन किस आधार पर चलाऊं। तो आगे चल करके इसी को अविश्वास प्रस्ताव कहा गया। इसलिए आप आए दिन देखते होंगे
भारत में भी या अन्य दूसरे देशों में प्रधानमंत्री समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर या ऐसा आशंका व्यक्त किए जाने पर वह विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करता है और विरोधी दल भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। और चौथी सम्राट की शक्तिहीनता। सम्राट की शक्तिहीनता के दोनों पक्ष हैं। यह तो संयोग भी था, बुद्धिमत्ता भी था। संयोग क्या था? ज्यादा प्रथम और द्वितीय को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी और उन्होंने ब्रिटिश राजनीति से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। परिणाम स्वरूप सम्राट नाम मात्र का शासन न कर रहे और आज दुनिया में सर्वाधिक शक्तिहीन संवैधानिक प्रमुख यदि कोई है तो वो ब्रिटिश सम्राट माना जाता है। इसी प्रकार से इसे बुद्धिमत्ता का भी संतान करते हैं। बुद्धिमत्ता के संतान कहां कहां पर विवेक का प्रयोग करके ब्रिटिश संविधान को विकास किया। सबसे पहले कैबिनेट बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। कबाल था, कबाल से कैबिनेट का निर्माण हुआ, तो कैबिनेट को आप बुद्धिमत्ता की संतान कर सकते हैं। दूसरी चीज सम्राट की शक्तिहीनता। सम्राट की शक्तिहीनता, इसके पहले जब विटेनागमार्ट था या मैग्नम कॉन्सिलियम था, उस समय भी कई सम्राटों को इन दोनों संस्थाओं ने पद से हटाया था। फिर आगे चल करके सम्राट शक्तिशाली भी हुए। अंतिम रूप में सम्राट को शक्तिहीन बना दिया गया। कब? 1688 की रक्तहीन क्रांति के बाद। 1688 की रक्तहीन क्रांति के बाद जब विलियम तृतीय और संसद के बीच समझौता हुआ, उस समझौते में यह तय किया गया कि संप्रभुता संसद में निहित होगी और सम्राट संसद का अंग होगा। यदि आपसे कोई पूछे इंग्लैंड में संप्रभुता कहां पर है, किसके पास है, तो आपको एकमात्र जवाब होगा संसद। संसद में संप्रभुता है इंग्लैंड में। और जिस प्रकार से भारत में संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड में संसद का मतलब ब्रिटिश सम्राट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। फिर तीसरा है 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसे प्रथम अधिकार पत्र माना जाता है पूरी दुनिया में। इसके अलावा 1628 में अधिकारों की याचिका, 1689 में अधिकार पत्र और 1832, 1867, 1885 सुधार अधिनियम। समय समय पर ब्रिटिश संसद ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। इन कानूनों के द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया और लोकतंत्र को एक राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त होगी। राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। और तीसरी चीज 1911 और 1949 का संसदीय अधिनियम, इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। लेकिन इन दोनों अधिनियमों के द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम कर दिया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स शक्तिशाली बन गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्तिहीन रह गया। यह है ब्रिटिश संविधान का इतिहास का संपूर्ण घटनाक्रम और इसी का अंतर्गत हमने देख लिया यह संयोग और बुद्धिमत्ता की संतान है। आप सभी को